So, hello everyone. I'm Amita Goyal, author, TEDx speaker, and mindful eating coach. I'm on a mission to make burp and stop a culture in India to bring health to every home and say goodbye to overeating forever. As we all know, health is our real wealth. So today I'm in conversation with Jinendra Jainji, founder of Soul Temple, and we are going to deep dive into the journey of inspiration and vision behind the approach to holistic living. So welcome Jinendra Jainji. How are you? I'm fine. Thank you. Yeah, so I would request you to be a little louder, please. I can't, voice is little low. Okay, now it Or is okay. perfect. Thank you so Yeah. much. So I have got a list of questions to ask you, and this is my first time ever to go live in conversation. It's like a podcast. So my first question to you is, how would you like to describe yourself in one line? Who Jinendra Okay. Jain ji is? I am doctor of naturopath, a holistic healer, food psychologist, and a self-healing coach. All I right. inspire people. I inspire people to get freedom from food addiction and live a medicine-free life. जी बहुत बढ़िया. So now please introduce yourself in detail and how did you come on this path of holistic living? जीवन में एक वक्त ऐसा आया, अमिता, when I was so depressed. एक दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारी और 100 से अधिक डॉक्टर्स मैंने कंसल्ट किए हुए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मुझे अपने ही देश में जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें से कुछ ऐसे सूत्र मिल जाएंगे जो देखते देखते मेरी एक दर्जन से ऊपर इलाज बीमारी को ठीक कर देंगे। पहली बार जिंदगी में भरोसा हुआ कि स्वस्थ रहना संभव है। तब मन में संकल्प जागा कि मुझे और लोगों की भी मदद करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. तो थोड़ा सा आप अपने बारे में डिटेल में बताएं कि आप क्या करते थे और कैसे आपने नेचुरोपैथी का कोर्स किया. यू आर अ डॉक्टर ऑल्सो नाउ, पर उससे पहले आप बिजनेसमैन से थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं. देखिए, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एलुमनी हूँ। जी. मैंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मैंने लॉ में भी ग्रेजुएशन किया। जी. उस समय वकालत भी प्रैक्टिस की। जी. फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। जी. और लेकिन जब ये एक दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां ठीक हुई तो मेरी जिंदगी में एक नया पर्पज आया कि मुझे लोग की मदद करनी। तो जी. तब मैंने डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एक प्रोग्राम ज्वाइन किया और कई मैंने ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम किए कि कैसे हम अल्टरनेटिव मेडिसिन को, मतलब मेरा जी. एक पर्पस था कि अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम यूजर फ्रेंडली बनाएं, अफोर्डेबल बनाएं। क्योंकि बहुत मॉडर्न बढ़िया. मेडिसिन का पॉपुलर होने का एक बड़ा कारण था वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, राइट. भले ही साइड इफेक्ट कितने भी सीरियस हो। तो मुझे ये था कि अल्टरनेटिव मेडिसिन से भी तुरंत रिजल्ट हम ला सकते हैं। जी. बहुत बढ़िया. तो सर आप हमें ये बताएं कि हु वर योर मेंटर्स हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम दिस पर्सन. लेकिन मेरी जिंदगी में कई मेंटर्स आए जी सर. जिन्होंने मेरा वर्षों का संघर्ष दिनों में सॉर्ट आउट कर दी। जी. सबसे पहले तो एक मेंटर आए, श्री जगदीश प्रसाद वर्मा उनका नाम जी. था। सीडीए में जॉब करते थे। 10 साल में एक फेलियर स्टूडेंट रहा, थर्ड क्लास स्टूडेंट। उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बना दिया। जी. फिर एक मेंटर आए जो 10 साल का जो हेल्थ का जो मेरे सामने चैलेंज था, एक दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारी। जी. तो एक और मेंटर आए, श्री रविंद्र शर्मा उनका नाम, जी. जिन्होंने मेरी मदद की। फिर बाद में तो और भी टीचर्स मिले। फिर डॉक्टर विठल दास मोदी जी. के संपर्क में आया मैं नेचुरोपैथी में। फिर विपස්සना आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका जी मेरी जिंदगी में आए। जी. उनसे इंट्रोड्यूस भी श्री विठल दास मोदी ने कराया। जी. उससे विपස්සना मैंने सीखी। 40 साल काम किया मैंने विपස්සना में उनके साथ। मैं उनका असिस्टेंट टीचर भी रहा 10 साल ओ. गोयनका जी का। जी. हाँ।
और फिर मैंने लुइसे के साथ काम किया। लुइसे एक मेरी मेंटर है, जी जिन्होंने इमोशनल बैगेज को कैसे रिलीज करना है। आज सब लोग कहते हैं 80% बीमारी का कारण मन में होता है, लेकिन मन में क्या कारण है कोई बताता नहीं हमें, और उस जी कारण को सेटल कैसे करना है कोई नहीं बताता। जी तो जी लुइसे एक मेरी मेंटर है। उसके बाद और भी कई मेंटर्स हैं जो जीवन जी में आए और जिन्होंने इस प्रोग्राम को सरल बनाने में मेरी बहुत मदद की है। जी जी जी। नहीं, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसमें हमारे कॉमन मेंटर मुझे मिले, जो गोयंका जी। तो मैंने भी जब विपासना किया था इगतपुरी में, मेरे लिए वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट था। तो वो जो 10 दिनों का मौन था, मैं इतनी ज्यादा बातें करती थी, चैटर बॉक्स थी। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं आधा घंटा भी चुप रह सकती हूँ। तो हमने प्रैक्टिस की, श्री श्री रवि शंकर जी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें पहले वो आधे दिन का मौन कराते हैं, फिर एडवांस में वो और एडवांस करते हैं तो 1.5 दिन का मौन कराते हैं। तो ये मैंने पहले प्रैक्टिस किया कि देखिए आधा घंटा चुप रहा भी जा सकता है या नहीं। बट फिर अब जब मैंने ये 2-3 तरह के मौन प्रैक्टिस किए, उसके बाद फिर मैं विपासना के लिए गई, और वहां से मेरी लाइफ में, जब हम कहते हैं ना एक सीड स्पिरिचुअल, और वहां से मेरी जर्नी बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरू हुई। तो गोयनका जी हमारी लाइफ में कॉमन है, बट यू आर वेरी लकी कि आपने उनके साथ काम भी किया है। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न। तो अब मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आप अक्सर, आपके इंटरव्यूज में भी मैंने सुना है, आप कहते हैं आपको दर्जनों बीमारियां थी और एलर्जीज थी शायद आपको, पर आपने कभी भी एलर्जीज की और उन प्रॉब्लम्स की बात नहीं की। तो आज हम काउंट करेंगे कि आपको ये हेल्थ इश्यू था, ये था, ये था, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पता चले कि क्या क्या था और वो कैसे कैसे ठीक हुआ और कितना कितना टाइम लगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं भी कहूं कि अरे मुझे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो जवाब बहुत ही ज्यादा, इट्स नॉट अ क्लियर मैसेज। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो वो एक क्लियर मैसेज है। तो आपकी आज बातें करेंगे कि आपको क्या दर्जनों बीमारियां थी, वो आप बताएं। देखो अमिता, मैं बीमारियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, जी जानबूझकर नहीं करता। जी उसके पीछे दो कारण। जी एक तो जब मैं अपनी बीमारियां बताऊंगा तो लोग समझेंगे कि बस वही बीमारी ठीक हो सकती है और नहीं ठीक हो जी सकती। जी जबकि मैं तो कहता हूँ कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। जी तो इसलिए उनकी ज्यादा मैं चर्चा नहीं करता। दूसरा एक कारण है, मैं सॉल्यूशन पे फोकस करता हूँ। जी तो बहुत बार आप देखो मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे उनकी प्रॉब्लम नहीं पूछता हूँ। मैंने कहा मुझसे सॉल्यूशन की बात करो, जी जी और जी अपनी लिस्ट बना के रख लो अपनी प्रॉब्लम्स, और फिर 6 दिन जी के बाद बताना कि भाई जी क्या प्रॉब्लम ठीक हुई आपकी। जी लेकिन फिर भी आज आपने पूछा है तो डेफिनेटली मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको आपकी जिज्ञासा को जरूर जी शांत करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम बचपन में, अगर मैं अपने बचपन के लेता हूँ, तो मेरा पेट खराब रहता था। तो स्कूल टाइम में भी जो मोटे केचुए ना लटक जाते थे निकल में, आप, हम्म, और बराबर मुझे याद है कि कीड़े मारने की दवाई मुझे खिलाई जाती थी। जी हर 6 महीने में कोई कोर्स होता था। जी तो एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये, फिर बुखार बहुत जल्दी जल्दी आता था, दूसरी प्रॉब्लम थी जी टाइफाइड आया मुझे, तो उसमें सेहत मेरी खराब हुई। उसके बाद जो तीसरी मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली प्रॉब्लम थी, नजला जुकाम, छींक पे छींक आना, नाक बहती रहना दिन भर में, जी जैसे वो एक, वो सबसे ज्यादा मुझे परेशान करती थी। आप जी। लिस्ट बना रहे हो ना? मैं बिल्कुल लिस्ट बना, मैं लिख नहीं रही हूँ, बट वो लिस्ट हाँ, बन रही है, क्योंकि नहीं जो तो ये लिख प्रॉब्लम। लिख लीजिए 1 दर्जन, आपको लिस्ट लिख जी लीजिए जी, आप नहीं मैं नोट कर रही हूँ कि ये थर्ड आपने बताई है, तो वो मुझे सुननी है। बिकॉज क्या है कि ये जो आपने बोला कि जैसे आपने वर्म्स की बात की और हम डिवर्मिंग करते हैं, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम वर्म्स को खाते नहीं हैं। जब हमारे अंदर फूड, तो वर्म्स वो बनते हैं हमारे अंदर, वो बिकॉज द फूड इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड। तो इस बात को अगर हम समझ जाएंगे कि डाइजेशन के बाद ही हमें खाना खाना है, हमें खाना ऐसा खाना है, इस तरह से खाना है कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो ये डिवर्मिंग की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो ओवर टू यू सर, बैक बैक टू यू। तो आप बताइए, थर्ड, तीसरी प्रॉब्लम आपने बता दी, अब आप हमें चौथी बताइए। मैं उस ऑर्डर में बता रहा हूँ जिस ऑर्डर में मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। जी और जी बचपन से शुरुआत धीरे धीरे हुई, एकदम नहीं है, इलाज जी करते करते प्रॉब्लम ऐड हुई। कहते हैं जी। ना, इलाज करते रहे और मर्ज बढ़ता गया। ये कहावत राइट आपने सुना। राइट राइट राइट।
तो फिर चौथी प्रॉब्लम जिससे मैं बहुत परेशान था, मेरा गला शोर हो जाता था, लग अच्छा। जाता था। और डॉक्टर ने मुझे सर्जरी बोली थी कि टॉन्सिल निकलवाने पड़े, जी। टॉन्सिलाइटिस जिसको कह सकते हो। जी। और जो ये नजला जुकाम, जो कॉमन कोल्ड रहता था मुझे, उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझे इलाज करते करते फिर एक दिन वो कहने लगे साइनसाइटिस आपके, जी। साइनसाइटिस है आपको, और ये पंक्चर करना होगा, एक सर्जरी इसके लिए करना होगा। तो जी। मतलब टॉन्सिलाइटिस के बाद फिर साइनसाइटिस एक प्रॉब्लम ऐड हो जी। गई मुझे। साइनसाइटिस के बाद वो कहने लगे एक डॉक्टर कि सर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, इसको सर्जरी करके हमें स्ट्रेटन जी। करना हो। फिर उसके बाद एक सर्जरी और उन्होंने कहा कि मांस भी बढ़ा हुआ है आपका, वो भी आपको जी। मत करना है। अब आप लिखते रहिए, गिनते रहिए, प्रॉब्लम्स जी। ऐड जी। हो जी, रही। मैं लिख रही हूँ बिल्कुल। फिर अब एक मैंने लिखना प्रॉब्लम, शुरू किया है, 6 हो गई है। फिर एक जी। प्रॉब्लम और डॉक्टर्स ने फिगर आउट किया कि स्नोफिलिया है। मुझे सांस फूल जाता था थोड़ा भी चलने में। तो अच्छा। स्नोफिलिया का एक उसमें कोर्स होता था, बेनासाइड फोर्ट, एक मेडिसिन आती थी जो लगातार रिपीट करना पड़ता था कोर्स में। और बार बार जाके मैं पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता था, और सब डॉक्टर मुझे जान गए थे कि मिस्टर जैन आप फिर आ गए। तो और मेरे फादर को भी दिए प्रॉब्लम। जी। और एक प्रॉब्लम थी मुझे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, और कभी आपका वो होता है ना, गैसेज बहुत बनती थी पेट में, बराबर यस। गैस बनती। जी। जी। और जी। उसके लिए कई बार एम्ब्रेसमेंट बहुत होता था मुझे, जी। क्लासरूम में भी एम्ब्रेसमेंट होता था, कोई मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता था। जी। उसके कारण जी। मुझे जी। याद जी। भी याद है। और फिर एक प्रॉब्लम मुझे हुई जो है एक्जिमे की। मेरी उंगली में आज भी उसका निशान है, एक्जिमा मुझे हुआ, और वो सालों रहा, मुझे हील ही नहीं हुआ जी। एक्जिमा जो। जी। इलाज करते रहते थे स्किन के डॉक्टर का, और हील नहीं होता था। जी। और फिर एक प्रॉब्लम उसके बाद मुझे हुई कि आंखों पे चश्मा लग गया मुझे। जी। ये करीब 16-18 साल की उम्र में मुझे आंखों पे चश्मा लग गया था। जी। उसके बाद और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैंने पायलट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था एक बार। जी। और देहरादून में जाके एसएसबी टेस्ट हुआ, एक हफ्ते का बहुत रिगरस टेस्ट लेते हैं मिलिट्री वाले। जी। 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 आप देखो, एक हफ्ता सब ठोक बजा के देखते हैं, मतलब 10-15 तो इंटरव्यू लिए होंगे उन्होंने मेरे। जी। 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 और पूरे बैच में 2 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें मेरा भी जी। नाम था। हमने सेलिब्रेट जी। किया मसूरी में जाकर। जी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मेडिकल टेस्ट किया हमारा, और पूरा एग्जामिनेशन करने पे उन्होंने देखा 6/6 विजन नहीं है। जी। पहले नहीं बताया उन्होंने। जी। 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 नहीं, क्योंकि हो सकता है उस समय चश्मा नहीं लगाया हो मैंने, कभी लगाता था, कभी थोड़ा माइनर ही जी। 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 आंखों में फर्क था। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये मुझे एपिसोड है मेरा। चश्मा भी फिर बाद में उतर गया। तो चश्मे की मुझे इशू था। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई, डेवलप हुई धीरे धीरे करके, डिप्रेशन में रहने लगा था। डिप्रेशन। जी। कभी भी मुझे डिप्रेशन का वो आ जाता था। जी। जैसे जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो कितने जी। सब्जेक्ट्स में मेरे 100% नंबर आए, जी। डिस्टिंक्शन आई। और मुझे जी। मान लीजिए कोई भी एकदम, कोई स्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया, मैं सब भूल जाता था उससे। जी। 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 मतलब ऐसा डिप्रेशन मुझे हो जाता था। कितने हो गए, 1 दर्जन हुए कि नहीं हुए? नहीं, 11 हुए हैं सर। एक एक और बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे मैं इतना परेशान नहीं था, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत परेशान। जी। और जब बार बार टोकते थे तो मैं भी परेशान हो जाता था। मेरा वजन नहीं बढ़ता था आसानी से। मेरे ठीक है। परिवार में सब हेल्दी थे, लेकिन मेरा वजन 50 किलो से नीचे रहता था हरदम। जी। कितना भी पौष्टिक भोजन करो, मैं कितना भी अच्छे से अच्छा हेल्दी फूड खाओ, मेरा जी। दुबला पतला में रहता था। तो परिवार वालों को बहुत चिंता रहती थी मेरी कि जी। वजन क्यों। तो ये 1 दर्जन, अब और भी कुछ होंगी जो मुझे अभी ध्यान नहीं है। जी। 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 नहीं, आपको इसलिए ध्यान नहीं है सर क्योंकि कभी आपने इनको बताया नहीं। आपके मैंने काफी इंटरव्यूज सुने हैं, तो आपने अक्सर ये मेंशन किया, और आप हमारी जब क्लासेस भी होते हैं आप हमेशा ये बोलते हैं मुझे दर्जनों बीमारियां थी। तो मैं अक्सर सोचती थी कि क्या बीमारियां थी, चलो उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो आज मुझे मौका मिला। तो जिन लोगों को भी ये हेल्थ इश्यूज होंगे, तो शायद वो जान पाएंगे कि इन सबको रिवर्स करना इजी है। इजी तो शायद नहीं होगा, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है उसके लिए, बट इट्स डुएबल। तो अगर हम एक पैटर्न को फॉलो करें, ईटिंग पैटर्न को, तो हम अपने आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है
कि आपको कितने दिन लगे अपनी हेल्थ इश्यूज को एलिमिनेट करने में। ये आपको इफेक्ट दिखना कब शुरू हुआ और कब एलिमिनेट होना, ये प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हुई। और सबसे ज्यादा, जैसे मुझे भी जब हेल्थ इश्यूज थे, तो एक वोजेट करके मेडिसिन है जो मैं एवरीडे लेती थी। तो हेल्थ इश्यूज तो बहुत सारे थे, पर भगवान से एक ही प्रेयर करती थी मैं, भगवान वोजेट हटा दो मेरी लाइफ से, कोई जादू कर दो। तो आप कौन से जादू की डिमांड करते थे भगवान से, कि कौन सी इतनी सारी बीमारियों में से कौन सी आपको बीमारी थी जो परेशान करती थी आपको सबसे ज्यादा? मैंने जैसे बताया कि नजला जुकाम मुझे बहुत परेशान करता है। नजला जुकाम, सोर थ्रोट, इससे मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। जी। और जब मुझे रास्ता मिला तो आप समझो कि एक हफ्ते में मुझे आराम पड़ना शुरू हो गया। जी। और लगे होंगे 2-3 महीने। मैं तो कहता जी। हूँ 90 डेज में 99% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जी। 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 और उसके साथ और कई बीमारियां ठीक होगी। पेट सही हम्म। रहने लगा जैसे, और 6 महीने में लगे होंगे ठीक हो गई होंगी सारी। जी। सब बीमारियां देखते देखते ठीक हो गई। हाँ, वजन बढ़ाने में थोड़ा साल भर का समय मेरा लगा होगा कि जब 10 किलो 5 किलो बढ़ा शुरू में वजन, तो फिर 5 किलो और बढ़ गया। जी। तो बहुत ही ऐसे। खूबसूरत इंसाइट्स सर, बहुत ही खूबसूरत इंसाइट्स। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, वाई सोल टेम्पल? व्हाट इज योर एम, विजन एंड मिशन बिहाइंड सोल टेम्पल? देखो, कई चीजें हैं। मैं कई वर्टिकल पे काम करना चाहता हूँ। जी। एक वर्टिकल तो ये है फूड एडिक्शन। जी। क्योंकि जब मैं ठीक हो गया तो उसके बाद मैं फूड एडिक्शन के चक्कर में पड़ गया। जी। मैंने देखा अपने आप को कि जंक फूड के प्रति अटैचमेंट, बिंज ईटिंग, ओवर ईटिंग, जी। इससे मैं बहुत परेशान हो गया था और 5 साल परेशान रहा। स्वस्थ होने के बाद की बात कर रहा हूँ जी। मैं। जी। एंड जी। मुझे बड़ा एम्बरेसमेंट होता था। जी। और मैं ये भी देखता था कि नेचुरोपैथी के लोग संपर्क में आते तो हैं, फायदा होता है, लेकिन फूड एडिक्शन की वजह से सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। जी। एब्सोल्युटली। तो फूड एडिक्शन पे मैंने काम किया, कैसे आदमी को हम फूड डी एडिक्ट कर सकते हैं। एक तो ये मेरा पर्पज है, तो मेडिसिन फ्री लाइफ आसान हो जाती है। और फिर जब फूड के साथ हमारा रिलेशनशिप बेटर होता है तो हमारी और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बेटर हो जाती है। जी। तो मेरा ये अनुभव है, योर रिलेशनशिप विद फूड अफेक्ट्स ऑल sorts ऑफ relationships इन योर लाइफ। और कहा भी है किसी ने, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और मन। जी। 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 जैसा अन्न वैसा मन। जी। तन भी और मन भी। तन जी। भी वैसे होता है, मन भी वैसे। जी। तो जी। पहला जी। तो जी। मेरा वर्टिकल यही है कि मैं फूड एडिक्शन से लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मेडिसिन फ्री लाइफ नेचुरली हो जाती है। दूसरा मेरा ये है, इससे रिलेटेड ही है, कि हम किचन्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कम जी। से कम 1 लाख किचन को हम ट्रांसफॉर्म करें। क्योंकि आप देखो, ऑफिस की किचन भी अनहेल्दी है, घर की किचन भी अनहेल्दी है, स्कूल की किचन अनहेल्दी है, कॉलेज की किचन भी अनहेल्दी है। और कहीं चले जाओ, स्टेशन पे, मॉल्स में, हर जगह फूड कोर्ट खुले हुए हैं, लेकिन हेल्दी फूड आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो मेरा मिशन यही है कि हम उस किचन को ट्रांसफॉर्म करें। जी। जी। दूसरा। जी। बहुत बहुत ही सुंदर। हाँ जी, बताइए, आप बता रहे थे। हाँ, और तीसरा मेरा मिशन है कि एजुकेशन पे हम काम करें। जी। आज एजुकेशन पे बहुत लोग सोचते हैं एजुकेशन पे, लेकिन मेरा थॉट पैटर्न बिल्कुल अलग है। मैं ये मानता हूँ कि 6 साल के बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसे जिंदगी में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट उसे परस्यू करना है। अभी होता क्या है, हम पहले उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 10वीं 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर एमए में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और किसी एक चीज पे वो पीएचडी करता है या एमफिल करता है, और किसी एक फिर चीज पर वो काम करता है, नौकरी करता है। जी। मेरा प्रपोजल ये है कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। जी। वो पहली क्लास में निर्णय करे ना, मुझे किस सब्जेक्ट में काम करना है, कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए खेल है, किस जी। सब्जेक्ट में जी। उसकी रुचि है, सब में नहीं होती। जी। जी। हम जी। जनरली क्या करते हैं बच्चे के साथ, जिस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर होता है उसमें ट्यूशन लगाते हैं। मैं जी। कहता हूँ बच्चा जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होशियार है, उसमें ट्यूशन लगाओ, उसमें ट्यूशन उसमें लगाते मेंटर हैं। दो। जी। तो अगर एक बच्चे को 1 साल से 10 क्लास तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो वो उसमें मास्टर हो सकता है। राइट, राइट, राइट।
बहुत ही खूबसूरत सोच है सर ये। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले हम बोलते थे ना कि सुनार का बच्चा सुनार, लोहार का बच्चा लोहार, मतलब आप अपना फैमिली ट्रेडिशन जब आप फॉलो करते हैं, जब आप एक ही चीज को बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं, वो आपके डीएनए का हिस्सा बन जाती है। तो आप और अगर आपकी रुचि होती है तो आप उसमें परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, और फिर आपका कोई उसमें हाथ नहीं पकड़ सकता। लाइक आपकी नॉलेज उसमें, आपकी नॉलेज और आपकी कला दोनों ही बहुत ज्यादा निखर कर आती हैं। बहुत ही खूबसूरत सोच सर। सर तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये पता चला, अब हम सब इसी रास्ते पर हैं कि हमें पता है कि फूड से, सिर्फ फूड से आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना खाने से बेड पर बैठे बैठे आप पतले हो सकते हैं। मेरा ये मानना है सिर्फ आप सही खाना खाइए। तो वो एक्सरसाइज वगैरह तो जरूरी है कि हमारी हेल्थ के लिए मोबिलिटी बनी रहे, बट अगर हम पतले होने की बात करें, बीमारियों को दूर करने की बात करें, तो सिर्फ खाने भर से उसको ठीक किया जा सकता है। अब हम लोगों को ये बात पता चल गई है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। जब हम लोग हमें देखते हैं वो इंस्पायर भी होते हैं, पर जब हम लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग समझना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, या फूड एडिक्शन इतना स्ट्रांग है। तो वो फीलिंग कैसी होती है सर आपको, जब आपको पता है कि इसका यू नो इसका जवाब है, इसका है, पर लोग पता नहीं शायद जानते नहीं इसके बारे में, या जानना नहीं चाहते, या एक्शन ओरिएंटेड नहीं, अवेयरनेस तो है पर एक्शन नहीं है। तो आपकी फीलिंग कैसी होती है सर? देखो, मेरी फीलिंग ये होती है कि मुझे अपने ऊपर और काम करना है। मैं इसका कारण लोगों में नहीं देखता, क्योंकि कमी लोगों की नहीं है। कमी हमारी है कि हमें और पावरफुल ढंग से अपने मैसेज को कन्वे करना है। और आज राइट। सोशल मीडिया का जमाना है, जी। तो लोगों के पास इतना समय नहीं है। जी। आपको बहुत स्मार्ट वर्क चाहिए आपको, और फिर जी। आपको कथनी करनी में समानता होनी चाहिए। ठीक है? आपको रोल मॉडल होना होना होगा। पहले पहली बात तो ये, राइट। वो एक दम की चीज है, और अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे करना होगा। जी। तो ये हो सकता है। तो लोगों जी। की कमी नहीं है कि लोगों में रुचि नहीं है, सब, हाँ, देखिए, कौन व्यक्ति हेल्दी नहीं रहना चाहता? राइट। सब हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। लेकिन हम उनको अपना आइडिया सेल तो कर पाए। जी। तो जो ये फूड एडिक्शन है सर, नॉर्मली सब लोग बात करते हैं नीश की, कि हम हमारे लिए ये वाला एज ग्रुप समझेगा, या हम इस एज ग्रुप को समझा सकते हैं। जैसे आपने बात बोली कि अगर हमें बच्चों को समझाना है तो हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, अगर हमें बड़ों से बात करनी है हमें उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो जब आप फूड एडिक्शन की बात करते हैं तो आप किस एज ग्रुप को देखते हैं? देखिए, मैं तो सभी से बात करना चाहता हूँ। जी। लेकिन मेरे लिए तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चा तो जो 1 साल का है, 2 साल जी। का है, या जी। बड़ा भी है, लेकिन उन तक मैं पहुंचूंगा कैसे? तो जी। मैंने विचार किया कि जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, जैसे 40 हम्म। के आसपास के लोग हैं, हम्म। वो एक सही टारगेट ऑडियंस हो सकता है। उनके बच्चे हैं छोटे, अगर हम्म। उनको हम सिखाएंगे, फिर उनके पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं। जी। तो मैंने एक ग्रुप पकड़ा कि पहले मैं इन पर काम करता हूँ, उसके मार्फत बच्चों को भी मैसेज जाएगा और सीनियर्स को भी मैसेज जाएगा। जी। और सब मिलकर अगर काम करेंगे तो इस पे हमें सक्सेस अच्छी मिलेगी। जी। 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 अच्छा सर, तो मेरा अगला सवाल ये है, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन का रीजन ये है कि सर एक बुक लिखना चाहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फूड एडिक्शन। ऐसी कोई बुक मार्केट में नहीं है, जैसा सर ने बताया कि कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। तो बिकॉज मेरी भी फिलॉसफी इस पर अलाइन करती है, तो सर ने सोचा कि मैं और सर की नॉलेज और मेरा राइटिंग स्किल मिलकर हम एक ये बुक लिखें। तो सर, व्हाई डू यू वांट टू राइट दिस बुक ऑन फूड एडिक्शन, एंड व्हाई यू हैव चोजन मी टू राइट दिस बुक? देखिए, फ्रीडम फ्रॉम फूड एडिक्शन ये तो मेरा सब्जेक्ट रहा है, मेरी अपनी जर्नी रही है। मैंने इसमें जी। बहुत संघर्ष किया है, जी। और इतने सालों से मैंने काम किया है इसमें, जी। और हजारों लोगों की हेल्प भी की है जी। फूड एडिक्शन से छुटकारा प्राप्त करने की। जी। और अलग से किताब लिखने का मतलब है कि कोई एक पॉपुलर बुक लोगों को देना है, बेस्ट सेलिंग हम्म। बुक में देना है। आपको क्यों चुना? क्योंकि ऑलरेडी आपकी रुचि मैंने देखी, आपने शतावश्यक प्रोग्राम किया। एक तो जिन लोगों को भी मैं चुन रहा हूँ, अपने ही स्टूडेंट्स को मैं चुन रहा हूँ, उसमें से जी।
इसमें वो प्रतिभा है कि अ, जो इस काम करने में मेरी मदद कर सकती है। जी आप में वो प्रतिभा भी दिखाई दी, फिर रुचि भी दिखाई दी आप में। जी फिर आपने ऑलरेडी एक किताब लिखी, बर्प एंड स्टॉप, जी ये लिखने जा रही हैं आप, वो किताब जो अभी जी मेरे जी ख्याल जी से प्रोसेस है। जी और माइंडफुल ईटिंग कोच हैं आप। तो जी मुझे लगा यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट जो ये काम कर सकती हैं, और आपने अपनी रजामंदी दी। जी 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 जी। नहीं, थैंक यू सो मच सर। मेरे मेरे पैशन को, मेरे जुनून, now this is the purpose of my life, like I have found my light, now there is no looking back। तो जैसा कि सर ने बोला, बर्प एंड स्टॉप, मैं इस किताब पर पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ, बट अभी तक वो it's still in process, and already I'm now working with sir on this book which is called Freedom from Food Addiction। तो बुक्स को तो टाइम लगता है, जो राइटर्स हैं वो समझते हैं, बट कुछ लोग हैं जो बहुत क्विकली बुक्स लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतनी जल्दी किताबें कैसे लिख पाते हैं। शायद उनकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, या उनमें वोकेबलरी का हुनर बहुत ज्यादा है खूबसूरती से लिखने का। तो धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, ग्रैटिट्यूड, जब हम बुक लिखते हैं तो ग्रैटिट्यूड उसका एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, क्योंकि जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी तो मुझे बहुत सारे फोन्स और मैसेजेस आए कि आपने जो बुक में ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट लिखा है वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर इसमें आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? देखिए, दो लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी पहला तो जो मेरे मेंटर्स हैं, जी और मेंटर्स में भी कुछ लोग तो जो फिजिकल टच में आए मेरे, लेकिन कुछ लोग की किताब पढ़ी, जी कुछ हमारे देश में जो अरिहंत हुए, सिद्ध हुए, तीर्थंकर हुए, वो जो परंपरा है बुद्धों की जी तीर्थंकर, क्योंकि विजडम वहां से आई है, वेदों जी से आई है, वैदिक जी सनातन संस्कृति से। तो वैदिक सनातन संस्कृति की जो वाहक हैं, हम्म, जो ऋषि मुनि हैं हमारे, जी उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा। फिर मेरे हम्म, पेरेंट्स हैं, जी उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। फिर मेरे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, जी जिन्होंने जब जीवन में घोर निराशा थी तब उंगली पकड़कर मुझे उस दलदल से बाहर निकाला। जी और फिर दूसरा जो मैं इसका उसका मतलब श्रेय देना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहूंगा, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। जी क्योंकि मैंने कुछ चीज सीखी। मुझे सब बीमारियां तो नहीं थी, कुछ जी बीमारियां थी, लेकिन अब तो मेरे दिमाग में आता है ये बीमारी भी ठीक हो सकती है, ये भी बीमारी दिनों में ठीक हो सकती है। जी अब लेकिन कोई तो उसको प्रमाणित करेगा ना, मेरे कहने से तो नहीं होगा। जी अभी जैसे एक स्टूडेंट आई मेरी, माइग्रेन को 6 दिन में। जी तो ऐसी स्टूडेंट, एक क्या, कई स्टूडेंट आई जिन्होंने फर्टिलिटी के ऊपर, आईवीएफ भी जिनके फेल हो गए, उनको बच्चे कंसीव किया जी उन्होंने। डायबिटीज ठीक हुई, 72 साल की लेडी जो 25 साल से इंसुलिन ले रही थी, उसका इंसुलिन छूट गया। जी तो जब मेरे दिमाग में होता है कि यार ये भी ठीक हो सकती है, ये भी ठीक हो सकती है, अब कोई जी स्टूडेंट आए मेरे साथ काम करे और उसको प्रमाणित करे, तो जी ऐसे जी सब स्टूडेंट्स के प्रति मैं बहुत ही जी कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, जी अपनी इंडियन हेरिटेज पे भरोसा किया, उन्होंने अंग्रेजी जी दवाई छोड़कर इस सिस्टम को ट्राई किया उन्होंने, जी और जी प्रमाणित किया कि गंभीर बीमारियां, वर्षों पुरानी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, वो बिना दवाई के नेचुरली ठीक हो सकती है। आई एग्री विद यू सर। सर मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ डॉक्टर। तो हमारी दोस्ती 30-35 साल पुरानी है। जब वो मेरे लाइक उनके हस्बैंड जो थे वो मेरे हस्बैंड को जानते थे, तो हमारी दोस्ती 35 साल पुरानी है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा था वो इनहेलर वगैरह लेती थी, और भी उनको काफी हेल्थ इश्यूज थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अपनी यू नो हेल्थ इश्यूज को ठीक किया, तो वो भी इंस्पायर हुई, एंड शी ऑल्सो डिड दिस प्रोग्राम विच आई डिड। उनका 45 इयर्स पुराना जो वो इनहेलर लेती थी, जो एस्थमा था, जो एलर्जी थी, इट हैज गॉन सर। एंड शी वॉज सो सरप्राइज्ड, और उन्होंने उस संस्था के साथ वॉलंटियरिंग शुरू की। वो हर महीने स्पेशली चंडीगढ़ से ट्रेवल करती थी दिल्ली तक वॉलंटियर करने के लिए, 4 डेज का। फ्रॉम हर बिजी शेड्यूल शी यूज टू टेक आउट टाइम। तो डॉली, मैं आपका नाम लेना चाहूंगी, शी इज डॉक्टर मनप्रीत छतवाल। बट उनकी लाइफ उन वो एक ऐसी व्यक्ति थी जो चाय के बिना नहीं रहती थी। पूरा दिन चाय का एक कप उनके साइड बॉक्स पर पड़ा होगा टेबल पे।
चाय उनकी छूट गई। तो मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम्स हैं। अगर आप एक भी लाइफ को टच कर पाए तो इससे ज्यादा नोबल कॉज नहीं हो सकता। तो या दिस एंशियंट विजडम, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारे लिए छोड़ी है ये धरोहर, हमें इसको संजो कर रखना चाहिए। तो सर मेरा आपसे एक अगला सवाल है कि हम एक फूड एडिक्ट को और नॉन फूड एडिक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और क्या लोगों को ये मालूम है कि वो फूड एडिक्ट हैं? इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए एक स्मोकर है, ठीक है, वो रेगुलरली स्मोक करता है, और एक स्मोकर है जो कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस कभी दोस्तों के साथ ले लेता हूँ, या मैं दिन में बस एक ही लेता हूँ, या मैं खाने से पहले या खाने के बाद लेता हूँ। अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, कुछ हैं जो रेगुलर लेते हैं, उनको पता है वो एडिक्ट है, कुछ हैं जो कहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो हम कभी कभी लेते हैं, या एक कभी ले लिया। या फिर अगर हम ये गुटखा वगैरह की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कभी लेते हैं। चाय कॉफी की बात करें तो उसमें भी लोग कह देते हैं अरे गेस्ट के यहाँ गए थे तो ले लिया, या फिर जब वो घड़ी देखते हैं अपनी 4 बज गए, अरे चाय का टाइम हो गया, तो सर में दर्द हुआ। या फिर किसी के घर गए, वहां पर चाय अच्छी नहीं बनी तो घर में आकर अपने हिसाब की चाय बनाई फिर पी। तो इसको आप किस कैटेगरी में सर ऐड करेंगे? क्या ये फूड एडिक्शन है, क्या ये फूड एडिक्शन नहीं है? जो लोग, क्या लोगों को ये बात मालूम है कि वो फूड लाइक इन चीजों के एडिक्ट है नहीं है? कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे आप अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से सर? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जी। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भारत सरकार भी मानती है, आप भी मानते हो, और हमारे जो जो विद्वान हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब मानते हैं। जी। तो उसको अगर आप कभी कभी भी लेते हो तो वो एडिक्शन है। क्यों लेना है? जी कभी सर। कभी क्यों लेना है? हम्म। जैसे मान लीजिए अल्कोहल है या जी। तंबाकू है, सभी मानते हैं ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी। चाय को हो सकता है कोई नहीं मानता हो, कोई मानता हो, लेकिन चाय को भी आजकल तो सभी मानने लगे, एसिडिक एसिडिक है चाय। जी। तो जिन चीजों को एक बड़ी संख्या में लोग मानते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी अगर आप लेते हो कभी कभी भी, तो वो जी। एडिक्शन की श्रेणी में आते हैं। जी। अब जैसे आपने बताया, एक तो है अल्कोहल कभी कभी लेता है, एक ऐसा है कि अल्कोहल के बिना रह ही नहीं पाता, चोरी करके भी करेगा, कैसे भी करेगा। वो फिर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, फिर जी। उनको तो रिहेबिलिटेशन सेंटर ही चाहिए ना। जी। जी। तो ऐसी फिर वो एक क्रोनिक अवस्था जो हो जाती है, वो आप फर्क कर सकते हो। तो फूड में भी यही होता है। तो जैसे लोग इतनी ओवर ईटिंग कर लें कि आपको वोमिटिंग करनी पड़ रही है, जी। आपको एसिडिटी हो गई, अल्सर हो गया, माइग्रेन हो गया, ये जी। आप तो ये अति हो गई ना आपका, कि इतनी इतनी हालत खराब कर लिया आपने उसके कारण। जी। हाँ, अगर आपको फूड एडिक्शन है लेकिन कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, कभी कभी जी। आप ले लेते हो, ध्यान रखते हो अपने स्वास्थ्य का, तो जी। वो एक माइल्ड आप कह सकते हो उसको। जी। तो फर्क तो है दोनों में, एक बहुत जी। ज्यादा एडिक्ट है, एक कम एडिक्ट है। जी। और राइट। फिर गीता में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है, कोई जी डाउट सर। नहीं। उन्होंने कहा व्यक्ति अपने स्वभाव के आधार पर भोजन करता है, हम्म। और स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। जी। तो जब आप भोजन को अपना देखोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा आप में कितना तमस है, कितना रजस है, कितना सत्व है, वो भी पता लगे। राइट। हाँ, ये बहुत ही अच्छा एंगल है सर। आई रियली लाइक इट। तो सर, ये बुक हमारे रीडर्स को कैसे हेल्प करेगी? हाउ विल रीडर्स बेनिफिट फ्रॉम दिस बुक? क्योंकि आज का युवा, अगर हम उनकी बात करें तो वो रील ज्यादा देखता है, वो पढ़ता कम है। जैसे मैंने जब अपनी फर्स्ट बुक लिखी, वो बुक लिखने के बाद मैंने इस बात को रियलाइज किया कि जो मेरा, क्योंकि मैं सारी उम्र होम मेकर रही हूँ, तो मैंने रियलाइज किया अरे जितना भी मेरा सर्कल था, फ्रेंड्स का जो सर्कल था, वी वर नॉट रीडर्स, वी नेवर टॉक्ड अबाउट एनी बुक, वी नेवर डिस्कस्ड एनी बुक। तो मुझे लगा अरे किताबें नहीं कभी पढ़ी और किताबों की कभी कोई बातचीत नहीं हुई। और जब मैंने किताब लिखी तो ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल सकती आप खरीदो, बिकॉज दे आर नॉट रीडर्स। अच्छा, एक बार मैं एक युवा लोगों की क्लास में थी, तो वहां पर मैंने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने कहा दिस इज माय बुक। तो कहते आप रील बनाओगे तो हम सब देख लेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा। इनफैक्ट टीचर ने भी बोला कि
मैडम इस बुक को कौन पढ़ेगा, आप ना रील्स बनाओ, रील्स लोग ज्यादा देखते हैं। तो अगर टीचर भी ऐसा ही सोचता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जब हम किताब लिखेंगे, क्या हमारा युवा किताबें पढ़ेगा या वो रील देखेगा, वो बोलेगा अरे फूड एडिक्शन की आप रील बना दीजिए? देखो, जो हमारा युवा है ना, हम उससे ज्यादा स्मार्ट है। इसीलिए तो आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहले हम रील बनाएंगे, फिर किताब मिलेगी उसकी। पहले रील देखो ना, अरे और आपके मन में जिज्ञासा जागे, एक्साइटमेंट जागे, तो फिर देन गो एंड परचेज द बुक। जी जी जी। और तो हम हम इस रील, पॉडकास्ट को इसी तरीके से कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पॉडकास्ट में बातें होंगी वैसे वैसे ही हमारी बुक भी जनरेट होगी। और अगर जी आपको देखिए, हम तो एक मौका और दे रहे हैं ना। हम तो फ्री में दे रहे हैं अपनी पूरी नॉलेज। भाई, जी हम फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं पूरा। जी हर हफ्ते एक पॉडकास्ट हमारा देख लो फेसबुक पे आकर आप, जी और आपको पूरा कंटेंट मिल गया। जी तो लेकिन जिसको सिस्टमेटिकली नॉलेज चाहिए, वो जी बुक खरीदेगा। जी ठीक है ना? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का एक टेस्ट है। कुछ रील देखकर सीखेंगे, कुछ फेसबुक पे लाइव देखकर सीखेंगे, कोई यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखेगा इसी बुक का, जी कुछ किताब खरीद के पढ़ेंगे, कुछ किंडल जी में पढ़ेंगे, कुछ हार्ड बुक खरीद के। तो जी सब तरह के ऑडियंस है। हम जी उनको हर प्लेटफॉर्म पे, हर मॉडल में हम उनको ये ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी। तो अब आपने मुझे पता है कैसे इंस्पायर किया, आपने मुझे ऐसे इंस्पायर किया कि मुझे अब अपने बुक के लिए पॉडकास्ट बनाना चाहिए, उसके लिए रिकॉर्डिंग्स करनी चाहिए, सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड पीपल शुड नो मोर अबाउट द बुक। और कंटेंट मिल गया ना आपको एक। देखिए, जी जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो ना, ये हमारा सेशन एक पॉडकास्ट नहीं हो रहा, हम जी इसमें डीपर जा रहे हैं। जब दो जी जने बैठकर एक जिज्ञासा माइंडसेट के साथ बैठते हैं, जी। तो सारी कायनात मदद कर रही है आपकी। अब पूरी जो विजडम है ना हमारी, वो हम चैनल बन जाते हैं फिर उससे। राइट राइट। जी 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 तो सर। बुक लिखने का इससे बढ़िया तरीका मुझे अभी नहीं सूझता है। ये बेस्ट तरीका जी है, और इसमें कोई भी व्यक्ति जी 1.5 से 2 महीने में अपनी बुक लिख सकता है। जी। अच्छा सर, मेरा अब आपसे एक आखिरी सवाल, ये सवाल मुझे अक्सर बहुत परेशान करता है। वो ये सवाल है कि हम नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस की बात करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। हर एक की अपनी चॉइसेस हैं, हर एक का अपना एनवायरनमेंट है। बट मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर वेजिटेरियन फूड अच्छा है, अगर वीगन फूड अच्छा है, तो वेजिटेरियन पर्सन्स बीमार क्यों है? वो बीमार क्यों है? अब इससे दूसरा सवाल ये है, क्योंकि वेजिटेरियन बीमार है और जब वो एक नॉन वेजिटेरियन से बात करता है कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, तो उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलती आपको देखकर कि आप खुद भी तो बीमार हैं। आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि ये अच्छा है या ये नहीं अच्छा? तो मुझे लगता है वेजिटेरियंस का बीमार होना एक बहुत बड़ा कारण है, जो नॉन वेजिटेरियंस को इंस्पायर नहीं करता टू बिकम वेजिटेरियंस या वीगन्स। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? यू नो, कोई मेरी इस बात का बुरा ना माने, ये मेरे अंदर की जिज्ञासा है, ये मेरा एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है। हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, आप प्लीज वो खाएं जो आपको अच्छा लगे, बट ये मेरा एक सवाल सर से है। देखिए, इस बारे में मेरा नजरिया बहुत स्पष्ट है जी सर। कि किताबों में भी जैसे नॉन वेज लिखा होता है, इसमें ये कैलोरी है, ये प्रोटीन है। जी मेरा मानना ये है कि जो नॉन वेज है, मीट है, मछली है, ये इंसान के खाने के लिए नहीं बनी। जी और इस पे बहुत लोगों ने रिसर्च भी की है कि मनुष्य के लिए ये नहीं है। जी तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। दांत विशेष प्रकार से होते हैं, आते विशेष प्रकार से होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जी लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको भोजन की श्रेणी में शामिल नहीं करना चाहिए। अब जी किसी की व्यक्तिगत चॉइस से वो कुछ भी करे, ठीक जी है ना। आजकल तो मलमूत्र भी लोग खाने लगे हैं, पेशाब भी पीने लगे हैं। अब जी उसमें तो कहाँ तक काई खाने लगे हैं लोग। मतलब उनको समझ में आना चाहिए भी न्यूट्रिशन है किसी चीज में, तो कुछ भी है, कूड़ा जी कबाड़ा भी खा लेंगे। तो जी लेकिन हमें ये निर्णय करना चाहिए, जब कुदरत ने, प्रकृति ने इतने अच्छे अच्छे फल, सब्जियां, मेवे हमको दिए हैं। जी और एक बच्चे को भी देखोगे ना, एक छोटे बच्चे पे प्रयोग करके देखो, 1 साल का जी बच्चा है, जी 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 9 महीने का बच्चा है, जी वो फलों को लाइक करता है। जी जी जी
तो पहली बात तो ये है कि नेचुरल फूड इंसान का जो है वो फल सब्जियां, मैं तो अन्न भी उनको नेचुरल फूड नहीं मानता हूँ। जी डेयरी को भी नहीं मानता हूँ मैं। जी मीट की तो बात ही नहीं, डेयरी को भी नहीं मानता हूँ। तो लेकिन जो वीगन लोग हैं वो भी अनहेल्दी है। जी तो देखिए, हेल्थ अलग चीज। जी तो वीगन लोग भी अनहेल्दी हो सकते हैं, वीगन फूड भी मोस्ट अनहेल्दी बनाया जा सकता है। जी 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 आप और वेजिटेरियन फूड भी अनहेल्दी हो सकते हैं। जी 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 और वेजिटेरियन व्यक्ति भी फूड एडिक्ट हो सकता है। सारे जंक फूड, सारे स्ट्रीट फूड हमारे हिंदुस्तान के सब जंक फूड है, अनहेल्दी फूड है ना, वो जी जी वेजिटेरियन जी फूड ही है। जी अब आप देखो, बहुत सारी ब्रांड्स भी हैं, वेजिटेरियन ब्रांड्स हैं, जैसे हल्दीराम है, बीकानेर है। अब ये वेजिटेरियन ब्रांड्स है ना, पूरी बहुत जी पॉपुलर ब्रांड्स है। जी लेकिन वो तो सारा अनहेल्दी है, वो उसमें जो भी सर्व होता है। जी तो हेल्दी और अनहेल्दी का वेजिटेरियनिज्म से कोई दूर का संबंध नहीं है, हम उसको इस ढंग से रिलेट नहीं कर सकते। जी 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 पहली बात तो वेजिटेरियन हो फूड, उसको भी हेल्दी बनाना हमें सीखना होगा, वो हम सिखाते हैं। और अगर वो खाना बनाना हमने सीख लिया तो 80% किचन टाइम बचता है। जी 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 गृहिणियों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की बात होगी अगर बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस हेल्दी लाइफस्टाइल को, इनकी क्लीन हैबिट्स को अपनाएं तो इट वुड बी अ वंडरफुल टू द होल फैमिली। Yes. जी 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 सो सर, ये ही मेरा आखिरी सवाल था। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, हम आपके व्यूज सुनना चाहेंगे। प्लीज write down two takeaways from our conversation, because your reflections are going to inspire us and others who are going to listen to this conversation. और जो हमने बात की उसका ये नतीजा निकला दैट एवरी मील शुड end with health and not regret. So eat to live and not live to eat. Health is your ultimate wealth. इसकी आप कद्र करें जब तक ये आपके पास है, वरना सब काम छोड़कर सिर्फ हेल्थ की तरफ भागना पड़ेगा एंड में। तो पहले ही आप उसकी कदर करें। योर बॉडी इज योर टेम्पल, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। एंड थैंक यू everyone for listening. Thank you, sir, for this wonderful conversation, for these great insights. And all the listeners, stay tuned. We are going to come up soon with another conversation which is going to be as meaningful as this was. Thank you so much. Thank you very much, Amita ji. Beautiful questions, beautiful conversation. Thank you again. Thank you so much.